विद इन 15 मिनट्स गोली की आवाज़ सुनी कि लाशें मेरी माँ और मेरा जो चाचा है जो आधे घंटे पहले मेरे साथ खेल रही थी, मिलिटेंट्स ने उन पे अटैक किया था तो उनकी राइट आंख पे गोली मारी थी और मेरे चाचा के सीने पे 2 गोलियां मारी थी। तो रोटी मांगता था उससे, तो रोटी पे वो पहले थूक मार के मुझे कहती थी खिलाओ, क्योंकि वो मेरी अपनी माँ नहीं थी। मैंने तब ये डिसाइड किया कि दुनिया मेरी है ही नहीं, तो मैं ड्रग्स पे चला गया। मैंने ड्रग्स की, ये बंदा जो है गुंडा है, तो मैंने उनके सर पे कुर्सी फोड़ दी। खुद को मैंने इस काबिल इसलिए बनाया क्योंकि मैं सोचता था अगर मैं सोया तो मैं लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊंगा। एक साजिद ने आज अराउंड 30-40 एम्प्लॉयज उसके अंडर आज काम करते हैं, उसकी कंपनी में काम करते हैं। देखिए, मेरा नाम साजिद यूसुफ है और मैं नॉर्थ कश्मीर सोगाम से बिलोंग करता हूँ। पेशे से वकील भी हूँ, लेकिन एक बदकिस्मती से ये बोल सकता हूँ कि जाना कहीं और था लेकिन किस्मत कहीं और ले गई। मेरे फादर उस फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे जिनके पास हार्डली शाम को खाने के लिए कुछ मिलता था। पापा ने ये डिसाइड किया कि 11 साल की उम्र में मैं घर छोड़ने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मुझे अपने भाइयों को और मेरे घर को चलाना है। तो घर छोड़ने के चक्कर में वो एक एज ए लेबरर पहले काम कर रहे थे, खेती बाड़ी, एक ज़मींदार थे जिनके यहाँ काम करते थे। तो जब 8 साल का था तो 8 साल के दौर में एक दिन विंटर वेकेशन हमने ये डिसाइड किया था हम हॉलीडेज़ के लिए हम अब लोलाब वहाँ चले जाए जहाँ पे मेरे माँ बाप पैदा हुए हैं। तो हमने वो डिसाइड किया। वो 22 अक्टूबर 2002 का टाइम था जब हम वहाँ डिसाइड किया था कि हम आज वहाँ जा रहे हैं। जब हम पहली बार वहाँ चले गए लोलाब वैली में, वहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ था। उस इंसिडेंट ने मेरी लाइफ चेंज कर ली। करीब 7:15 हुए थे। तो मेरी जो माँ थी, मेरी माँ ने मेरे को इंसिस्ट किया था कि आप दूसरे वाले चाचा के यहाँ बैठी, जहाँ पे वो खुद बैठी थी। मैंने उनको इंसिस्ट किया कि मैं दूसरे चाचा के यहाँ चला जाता हूँ। तो निकलने के टाइम मेरी माँ ने एक एप्पल मेरे को थमा दिया कि ये खा लेना, सोने से पहले खा लेना। एंड जब मैं अंकल के वापस उनके घर चला गया तो विद इन 15 मिनट्स गोली की आवाज़ सुनी। मुझे लगा कि शायद कुछ इनकाउंटर या कुछ ऐसा कुछ सीन हो रहा है बाकी, क्योंकि एट दैट टाइम ये उस टाइम नॉर्मल था, ये चीज़, गोलियाँ, ये सब चीज़ें नॉर्मल थी। मैं 2002 के बारे में बात कर रहा हूँ। तो जब 2002 के बारे में बात करता हूँ मुझे लगा नॉर्मल है। जब मैंने रोने की आवाज़ सुनी तो मुझे पहले स्टार्ट में हम ये सोच रहे थे कि यार पता ही नहीं क्या चीज़, क्योंकि हम उस टाइम कैरम खेल रहे थे, हमारे कज़न्स बैठे थे, क्योंकि बहुत सारे ऑलमोस्ट सालों के बाद हम पहली बार ऑलमोस्ट कज़न्स इकट्ठे बैठ के कैरम खेले। तो हमने सोचा पता ही नहीं क्या होगा, तो हमने इग्नोर कर लिया। जब रोने धोने की आवाज़ सुनी तो हमने सोचा कुछ ना कुछ सीरियस है। जब बाहर चले गए वहाँ पे हमने अपनी आंट को देखा, वो रोते हुए देखा गया। तो हमने सोचा समथिंग इज़ फिशी। तो जैसे हम अब मकान के आगे पहुँचे जहाँ पे मेरी माँ मेरे चाचा के यहाँ रह रही थी, मैंने वहाँ पे 2 लाशें देखी। एंड जब मैंने 2 लाशें देखी मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं था कि लाशें मेरी माँ और मेरा जो चाचा है जो आधे घंटे पहले मेरे साथ खेल रही थी, मेरे हाथ में जिसने एप्पल थमा लिया था, वो नीचे लेटी हुई है। मुझे उसका अंदाज़ा भी नहीं था। जब मेरी बहन जो मुझसे बड़ी है, जब उनकी नज़र उस चीज़ पे पड़ी, लाशों पे, वो वहीं पे बेहोश पड़ गई। एंड उसके बाद हमें ये चीज़ बोला गया, क्योंकि 8 साल के बच्चे को ये चीज़ समझ नहीं आ रहा था कि इंसान गोली से मर सकता है, इंसान का रूह एक इंसान भी छीन सकता है, कभी इसका अंदाज़ा नहीं था। देखिए, जब हम बात करते हैं इस चीज़ के बारे में तो 8 साल के बच्चे को ये चीज़ बताया गया कि आपकी माँ जो है उसको किसी कारण कि वो अभी बेहोश पड़ी है, उसको हॉस्पिटल लेना है, कुछ जख्मी हुई है। ये नहीं बताया कि गोली से इंसान की जान चली जाती है। तो हमें बताया गया कि आप रात को आप रुकिए, सुबह आप अपनी माँ का फेस देख पाओगे। तो हम अच्छे से वापस चले गए अपने चाचा के यहाँ। हमने सोचा कल तक सब कुछ ठीक होगा। जब हम सुबह वापस आते हैं तो सुबह हमें ये चीज़ बोला जाता है कि आप अपनी माँ को देखिए। तो मैं जैसे अपनी माँ के पास चला गया, मैंने 2 बेड लगे हुए थे आंगन में, मैं बेड पे 2 लाशें देख रहा हूँ। जब मैंने लाशें देखी तो मैं एक चीज़ लाश के सामने जाके ये चीज़ पूछ रहा हूँ अपनी माँ से कि ये उठ क्यों नहीं रही है, क्योंकि इसने मुझसे तो कल वादा किया था। यहाँ तो मुझे लगता है कि मुझसे गुस्सा है। आप इनसे बताइए कि मुझे माफ़ कर दे। इनने कल मेरे को इंसिस्ट किया था कि आप यहीं पे रात को रुके, लेकिन मैंने इनकी बात नहीं मानी। तो इनको बताइए मुझे माफ़ करिए, ये उठ लीजिए। जब मैंने ये सब इनको कंटिन्यूसली हर किसी को बोल रहा था कि इनको बताइए मुझे माफ़ करें, ये उठ लिए, ये सो क्यों रही है, इस टाइम क्यों सो रही है। तो उस टाइम जब मैंने अपने चाचा को भी देखा वहाँ पे बेड पे देखो, तो मुझे लगा कि समथिंग इज़ सीरियस, मुझे लगा। उसके बाद जब मैं वहाँ पे लोगों को रोते हुए देखा तो मैंने अपनी माँ की जो आंख में थी कॉटन का बॉल लगा था, क्योंकि उनकी गोली जो थी उनकी आंख को लगी थी। जब मिलिटेंट्स ने उन पे अटैक किया था तो उनकी राइट आंख पे गोली मारी थी और मेरे चाचा के सीने पे 2 गोलियां मारी थी।
जब मैं नज़दीक गया मैंने एक खून देखा वहाँ से उतरते हुए, जो कॉटन का बॉल जो लगा था उससे भी खून उतर रहा था, एंड आँख जो थी वो पूरी खोखली हो चुकी थी गोली से। तो वो चीज़ देख के मैं तंग रह गया, मुझे खुद नहीं पता था कि क्या मैं और देख पाऊँगा या नहीं देख पाऊँगा उस चीज़ को। शाम का जब टाइम आ जाता है, शाम को मुझे बोला जाता है कि आपकी माँ आप कभी जिंदा नहीं हो सकती, क्योंकि इनका जो रूह है वो इनसे आप जुदा हो चुका है, आप आज लास्ट टाइम इनका फेस दे सकते हैं। जब उनको दफनाया गया तो मैंने अपनी हाथ से उनके जो है कब्र पे मिट्टी डाली है। 8 साल के बच्चे पे आप ये सोच रहे होंगे कितना कैसी बीत रही होगी उस टाइम जब वो अपनी माँ की कब्र पे वो मिट्टी डाल रहे हैं। मैंने अपने हाथों से उनको दफनाया है। वो उस मुझे लगता है कि सबसे जो दुनिया में सबसे बड़ा कठिन कोई काम है, मुझे लगता है ये चीज़ है कि अपनी माँ को खुद अपने हाथों से ज़मीन में दफनाना। तो उसके बाद जब हमारी एजुकेशन श्रीनगर में चल रही थी तो श्रीनगर में एक चीज़ था कि बहुत सारे, जब 1 बजे का टाइम होता था तो हमारे जितने भी मेरे क्लासमेट्स उनकी जो उनकी माएँ हैं या उनके जो फादर्स हैं वो आते थे उनको 1 बजे या सुबह मॉर्निंग में उनको छोड़ने के लिए। लेकिन हमारे साथ क्या हुआ, जब हम छोटे थे, हमारे जो मेरे भाई मेरी बहन या मैं, जब हम जाते थे स्कूल, लेकिन उस टाइम पहली बार जब हम स्कूल मम्मा की डेथ के बाद चले गए, ट्रस्ट मी सबसे पेनफुल वही था। जब मैं उस दिन पहली बार वहाँ चला गया तो उस टाइम अकेला चला गया मैं, उस टाइम मेरी माँ साथ नहीं थी। और उस वैकेशन से पहले जब मैं चला गया मेरी माँ मुझे छोड़ने के लिए जाती थी, जब उस वैकेशन से पहले मेरी माँ मुझे लेने के लिए आती थी। लेकिन वो पहला एक ऐसा, मुझे लगता है स्कूल का पहला ऐसा दिन था जब मैं अपनी माँ के बगैर सुबह वहाँ जा रहा था। जब वहाँ क्लास में बैठे हुए तो मुझे तब भी अपनी माँ सताती रही। जब भी मैं अपनी फीमेल टीचर्स को देखता तो मुझे माँ याद आती, तो मैं दिन भर रोता था। मेरा एक ही काम स्कूल में रहता था, वो हुआ रोना। सुबह से शाम तक रोता मैं, इसके बगैर मेरा कोई काम धंधा नहीं था। तो मुझे स्कूल में क्लासरूम से ज़्यादा स्टाफ रूम में बिठाया जाता था, क्योंकि उनको लगता था कि बच्चा है, इसके दिल में कुछ ना कुछ जो है चीज़ें हैं या कुछ ना कुछ गम जो है वो उसको सता रही है। उनको भी लगा कि नहीं कुछ ना कुछ चीज़ है जो ये मिसिंग कर रहा है। लेकिन वक्त ने मुझे उस चीज़ को, मतलब जो मुझसे चीज़ें खोई हुई थी, उस चीज़ ने मुझे उससे ज़्यादा मजबूत बना लिया। जब उस टाइम आ गया कि अब हम जब स्कूल जाने की तैयारी होती थी तो उस टाइम एक 8 साल के बच्चे को ये चीज़ नहीं पता था कि वो बैग कब उठाए, वो स्कूल का बैग कब उठाए और अपने कपड़े कब धोए। वहाँ से आके कपड़े धोने का काम भी अपना था, वहाँ से आके पकाने का काम भी खुद करना पड़ता था, वहाँ से आके चाय का काम भी खुद करना पड़ता था। ये हमारी हिस्ट्री थी, वो हमारी स्टोरी थी। 3 साल हमने ऐसे ही अपनी ज़िंदगी गुजारी। 3 साल के बाद जब पापा को लगा कि अब इन बच्चों को किसी न किसी की ज़रूरत है तो उनने शादी कर ली। जब शादी करके एक नई माँ लाई तो मुझे लगा कि शायद मेरी अपनी माँ वापस आ गई, क्योंकि वही प्यार, वही नाम, वही माँ से पुकार रहा हूँ। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि माँ और माँ में फ़र्क क्या होता है। दोस्तों, जब मैं स्कूल जाता था तो मेरी माँ मुझे सुबह जब रोटी मांगता था उससे, तो रोटी पे वो पहले थूक मार के मुझे कहती थी खिलाओ, क्योंकि वो मेरी अपनी माँ नहीं थी। जब मैं उनसे चाय के लिए बोलता था कि दूसरी बार मुझे चाय दी, वो चाय फेंक के लेकिन मुझे नहीं देती थी। हर बार जब भी उनको मौका मिलता था वो इस चीज़ का अंदाज़ा, इस चीज़ का एहसास हमें देती थी कि वो हमारी अपनी माँ नहीं है। आज नए कपड़े आप दीजिए, एटलीस्ट मैं स्कूल जा पाऊंगा। तो मुझे अभी याद, अच्छे से याद है, उनने मुझे फटे हुए कपड़े उस टाइम कहा कि ये पहन के स्कूल चला जा। जब मैंने कहा मैं फटे कपड़े लेके स्कूल नहीं जाऊंगा तो मुझे प्रेस से मारा। गरम जो आयरन होती है, आयरन गरम करके मुझे उससे मारना स्टार्ट कर लिया, ताकि कहा निकल जा। जब मैं नहीं माना उसके बाद भी बराबर स्कूल तक मुझे मारते मारते उसने स्कूल मेरे को ड्रॉप कर दिया उस टाइम। लेकिन ये कहानी उस टाइम नहीं रुकी, क्योंकि ये जब मैं छोटा सा एक 8 साल का बच्चा था, उसके बाद 2-3 साल और हो गए यही इसी चीज़ में, पेन में, इसी सफरिंग में गुजरते हुए कि एक माँ का, जिस माँ ने आज तक मुझे किसी चीज़ का एहसास नहीं छोड़ा, वो मुझसे चली गई। और जो माँ आज मेरे पास है वो मुझे हर एक सेकंड, हर एक मिनट में इस चीज़ का अंदाज़ा दे रही, इस चीज़ का एहसास दे रही कि वो मेरी अपनी माँ नहीं है। जब ये चीज़ सिलसिला होता है तो फिर जब मेरे फादर जब वो अपना होटल संभाले तो उनने फैसला कर लिया कि अब ये जो बच्चे जो है मैं उनको अपने वापस कुफारा लाऊं, ताकि वो मेरी नज़र के सामने रहे और उनकी देखभाल मैं खुद कर लूं। जब ये सब चीज़ें होगी तो एक बार मेरे जो फादर वो यूजुअली सैटरडे संडे हमसे मिलने के लिए आते थे, तो सैटरडे संडे मैंने उनसे शिकायत कर ली कि पापा जो हमारी माँ है वो हमसे पुरानी वाली माँ की तरह
वो बर्ताव नहीं करती, वो मुझे इस चीज़ का हर बार एहसास दिलाती है कि वो मेरी अपनी माँ नहीं है। तो इस चीज़ को सुनने के बाद पापा ने ये डिसाइड किया कि उनको डाइवर्स देना चाहिए। जब मैं फर्स्ट क्लास में आ गया तो फर्स्ट क्लास में मेरे फादर मेरे को लास्ट टाइम बोला कि बेटा अब इसके बाद आपको अपने कुपवारा डिस्ट्रिक्ट आके आपको वहाँ पे पढ़ना है। जब मैंने वो चीज़ देखी, प्रोस्पेक्ट पे देखा कि स्कूल का जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम आया हुआ है जवाहर नवोदय विद्यालय, तो मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मैं इस स्कूल में ज़रूर जाऊंगा और एग्ज़ाम क्लियर करके ही जाऊंगा वहाँ पे। जब एग्ज़ाम वहाँ पे स्टार्ट हुआ तो मैंने एग्ज़ाम में ऑलमोस्ट 10,000 से ज़्यादा बच्चे जो थे उनने वहाँ पे एडमिशन लिया। जब उनने वहाँ पे एंट्रेंस दिया तो उसमें से हार्डली 100 लोगों का वहाँ पे उनमें एडमिशन हो। उन 100 में से एक लड़का मैं भी था जिसने अपनी वहाँ पे एंट्री बनाई। जब मैं पहली बार अपने स्कूल चला गया, मुझे याद है 6th क्लास में, 2006 की बात है ये, जब मैं 6th क्लास में पहली बार गया, क्योंकि एक चीज़ नया, मुझे उस चीज़ का नहीं पता था कि मतलब यहाँ का माहौल कैसा है, कुछ नहीं पता था, लोग नए थे मेरे लिए, कोई दोस्त नहीं था, कोई जानने वाला नहीं था। इट वॉज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, सब कुछ मेरे लिए नया था। जब मैं पहली बार अपना स्कूल गया, बोर्डिंग स्कूल में था, तो मेरे जो क्लासमेट्स या मेरे जो रूममेट्स थे वो मुझे हर बार तंग करते रहते थे। मैं जब शाम को प्रेयर्स के लिए चला जाता था तो शाम को वो दरवाज़ा बंद करके रखे ताकि ये बंदा जो है शाम को सर्दी से इसको ठंड लगे। मेरे को टॉर्चर किया जाता था, लेकिन मैंने कभी इस चीज़ का अंदाज़ा होने नहीं दिया कि मुझ पे क्या बीत रही है। हर बार मुझे मारा गया। मेरे जो सीनियर्स थे मुझे रैगिंग करके थे, मुझे इवन जब मेरे सीनियर्स थे मुझे मारते थे, मुझे ये भी कहते थे कि भाई आप हमारा बिस्तरा डालें। मैं करता था, मैं वो भी सहता था क्योंकि बचपन से मुझे सहने की आदत थी और इस बार भी मैं सहता था। साथ साथ जब 7वीं 8वीं क्लास में जब मैं चढ़ गया तो 8वीं क्लास में मैं ड्रग्स में मुब्तला हो गया, क्योंकि एक चीज़, माँ का ये सब चीज़ साया मुझसे हट गया तो मुझे लगा कि यही एक ऐसी चीज़ है जो मुझे अब इससे करीब लाएगी। जब मैं इस चीज़ में आ गया दोस्तों, जब मैं इस चीज़ में आ गया, आप सोच भी नहीं सकते ड्रग्स के ऐसे ऐसे क्या चीज़ें हो सकती है, ड्रग्स की कितनी किस्में जो मैंने लाइफ में ना की हो या उस दौर में ना की होगी। मैं इस चीज़ में इन्वॉल्वमेंट था और मुझे लगता कि दुनिया तो यही है, क्योंकि मुझे उस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं था कि मैं किस लिए आया हूँ। क्योंकि फैमिली से दूर एक बच्चा जिसको ना सोसाइटी एक्सेप्ट कर रही है, जिसको ना दुनिया एक्सेप्ट कर रही है, हर किसी जगह, चाहे वो कहीं भी रहे, हर किसी जगह इसको टॉर्चर चाहिए। अपनी जब माँ छीनने के बाद दूसरी माँ भी आई, जब उसने भी उसको एहसास दिया कि वो भी मेरी अपनी नहीं है, तो मैंने तब ये डिसाइड किया कि दुनिया मेरी है ही नहीं, तो मैं ड्रग्स में चला गया। मैंने ड्रग्स को अपना सहारा बना के आगे चला गया। जब 9th क्लास की बात थी तो मैं इतना ड्रग्स में मुब्तला हो गया, मुझे अंदाजा भी नहीं था। मेरे लिए अब कोई सीनियर जूनियर प्रिंसिपल सब मेरे लिए बकवास लगता, मुझे लगता था कि मेरे दुश्मन है। तो मैं मारने पीटने पे स्टार्ट आ गया, चाहे छोटा हो बड़ा हो, हर किसी को मारता गया और अपना जो नाम है वो एक ये कह सकते एक लोग डरते थे मेरे नाम से उस टाइम लेने के लिए कि ये बंदा जो है गुंडा है, स्कूल में हर किसी को मारता है, छोटा बच्चा, इवन लड़कियां तक डरती थी। मुझे याद है जब मैं एग्जाम्स के लिए चला जाता था तो उस सेंटर में कोई लड़की एग्जाम नहीं देती थी, क्योंकि उनको पता है ये बंदा ड्रग करता है, ये हमारे लिए महफूज नहीं है, ये कुछ भी कर सकता है। लोग डरते थे मुझसे, वो भागते थे मुझसे, वहाँ पे जाते थे। लेकिन 9th क्लास का जब एग्ज़ाम हुआ तो 9th क्लास में मेरा एक टीचर के साथ एक झगड़ा हो गया, क्योंकि उनने मेरी माँ को गाली दी थी और वो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया, तो मैंने उनके सर पे कुर्सी फोड़ दी। उसके बाद जब ये सब चीज़ें हो गई, उसके बाद मुझे स्कूल से 9 महीने रेस्केट होना पड़ा। 9 महीने के भीतर जब मेरे फादर को ये चीज़ बताया गया कि आपका जो बेटा है ये सब काम कर रहा है, जब मेरे फादर को ये चीज़ बोला गया कि आपका जो बेटा है ये इन चीज़ों में मुब्तला है, ये पढ़ाई में ज़ीरो है। और दोस्तों मैं एक चीज़ आपको ज़रूर बताना चाहता हूँ कि जब भी मेरे एग्ज़ाम में मार्क्स आते थे, मैं 0 से ज़्यादा कभी ला नहीं पाता था, कभी मैं कंपीट नहीं कर पाया। मैंने लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि मैं 0 से 1 मार्क्स लाऊंगा। मुझे याद है जब मेरा मैथ का एग्ज़ाम होता था, मेरे आगे एक मेरा दोस्त जब एग्ज़ाम देने के लिए आता था, तो उस टाइम जब वो एग्जाम देता था मैं उसको देखता था ये क्या लिखता था। जब मैं नकल भी करता था तब भी मेरे को 0 मिलता था। मेरे को इतना पता था कि मैं कभी पास हो ही नहीं सकता। मैंने लाइफ में एक लक्ष्य बनाया था कि मैं इसके आगे कभी लाइफ में कुछ बढ़ नहीं पाऊंगा। कभी सोच नहीं सकता था मैं कि मैं लाइफ में कुछ कर पाऊंगा। मैं खुद को भी भूल गया था कि मैं हूँ कौन, मेरी आइडेंटिटी कुछ नहीं थी। मैं इस चीज़ में लगा हुआ था बस कि जो भी है मैं लाइफ में कुछ सफल हो ही नहीं सकता, मेरे लिए सफलता बनी ही नहीं है। मैं इस चीज़ को लेकर चलता रहा। एक ऐसी वारदात हुई जब मैं 8th क्लास में पढ़ता था। 8th क्लास के बाद एक बार मेरे सामने एक लड़का एक एग्ज़ाम दे रहा था मैथमेटिक्स का। मैं उसका पेपर
नकल कर रहा था ये देख के, क्योंकि ये मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड है, ये मुझसे ज़्यादा काबिल है और इसके मार्क 100 से 100 आते हैं, तो ये बंदा जो लिखे वही करेक्ट होगा। मैंने अपना पेपर किया हुआ था, लेकिन मैंने वो काट के उसका उतार दिया। जब मार्क्स आई वो भी 0, मैं भी 0। उस दिन मुझे लगा कि कोई दुनिया में आपसे एडवांस नहीं हो सकता जब तक आपको कॉन्फिडेंस ना हो। आपकी जो कॉन्फिडेंस है, आपका जो पैशन है, वो आपको डुबा देता है। जिस दिन आपने ये डिसाइड कर लिया कि यू आर नथिंग, ट्रस्ट मी, उस दिन आप खाक बन के जाओगे। जिस दिन उस बंदे के 0 मार्क्स मैंने देखे जो मुझसे टॉपर क्लास का, सबसे ज़्यादा क्लास का टॉपर था, जब मैंने ये देखा कि मैंने अपना पेपर का अटका, क्योंकि मुझे खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं था उस टाइम कि मैं कुछ कर पाऊंगा। मुझे लगता था मैंने पेपर भी गलत किया कि इस बंदे ने सही किया, मैं इसी का नकल उतार दूंगा। मैंने अपना काट के उसका लिख लिया एंड उस दिन मेरी लाइफ चेंज। उस दिन मैंने अपना लेवल जो है, कॉन्फिडेंस लेवल, वो लाइफ में बढ़ा लिया। जब 9th में जब सस्पेंड रहा, मेरे फादर ने 9 महीने मुझसे बात नहीं की, क्योंकि करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि रीज़न था उस चीज़ का, क्योंकि मैंने एक अच्छा काम नहीं किया था, मैं एक अच्छा बेटा नहीं बन पाया उनके लिए। हर बार मुझे इस चीज़ सताती रही कि मेरे बाप, जिनकी एक उम्र थी काम करने की, उनको मेरे पीछे भागना पड़ता है। उनको आज भी ये सब चीज़ें सुननी पड़ती है एक बेटे की वजह से। आज भी उनको टीचर्स, स्टूडेंट्स, कोई भी हो, सोसाइटी आज भी उनको कहते हैं इसका बेटा कैसा है, इसका बेटा नालायक है। ये चीज़ सोचता रहा। जब मेरा बाप 9 महीने मुझसे बात नहीं करता तो मुझे लगा समथिंग इज मिसिंग। मैंने एक बार अपनी बहन से रिक्वेस्ट की कि एक बार पापा को मनाई कि मुझे लास्ट चांस दीजिए, मैं पढ़ना चाहता हूँ। जब ये चीज़ें हुई तो पापा ने उस टाइम, मैंने लास्ट टाइम उनको कहा आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा, एक बार मुझे आप मौका दीजिए पढ़ने का, मैं पढ़ लूँगा और आपको कुछ बन के दिखाऊँगा। जब 9th में मेरा जब 9th में ये सब चीज़ें होगी तो मेरे पापा ने कुछ रिकमेंडेशन ला के, इनसे रिक्वेस्ट करके स्कूल में मेरे को वापस दाखिला दिला दिया। जब 9 महीने के बाद एक रस्टिकेटेड लड़का वापस आता है तो आप देख सकते हैं लोग उसको किस नज़र से देखते होंगे। लोग, मेरे दोस्त मेरे साथ बैठना पसंद नहीं करते थे। मेरे जो क्लास के जो टीचर्स हैं मुझे पढ़ाना नहीं चाहते थे। जब कभी भी कोई एग्ज़ाम होता था या टीचर पढ़ाता, जब मैं क्लास में था तो टीचर कहता था मैं इस क्लास को पढ़ाऊंगा ना अगर ये लड़का रहेगा। तो मुझे एक सोसाइटी से भी और स्कूल से भी एक लगा कि मैं एलिनेटेड हो रहा हूँ। अंदर दिल में मेरे क्या चल रहा था मुझे पता था, दिमाग में क्या चल रहा था मुझे पता था मुझ पे क्या बीत रही है। लेकिन जो वो चीज़ें थी वो अंदर मेरे को कहीं ना कहीं काट रही थी। जब 10th क्लास आया, 10th क्लास में मैंने नॉर्मल 62% वहाँ पे मैंने मार्क्स ला के मैंने अपना पास कर लिया, क्योंकि हर कोई स्कूल में ये क्या था, ये बंदा कुछ लाइफ में करेगा। और मैंने भी यही चीज़ मान ली थी कि हाँ, जब स्कूल, टीचर्स, सब कुछ, सोसाइटी बोले तो मैं भी लाइफ में कुछ कर नहीं पाऊँगा। जब 11th क्लास में मेरा जब दाखिला हुआ तो उसके बाद मैंने नॉर्मल पास करके 11th क्लास अपना कर लिया। जब 12th मेरा आ गया तो 12th में, क्योंकि बाप की जो लास्ट टाइम जो उनकी बात थी वो मेरे दिमाग को छू रही थी, वो मेरे दिल को छू रही थी कि मुझे कुछ करना है। और यकीन मानिए दोस्तों, जो चीज़ मैंने आपको पहले कहा, जो चीज़ में ड्रग्स का शिकार हुआ था, उसी दिन जिस दिन मेरे बाप ने मेरे कान में ये बात बोली थी, उस दिन उस चीज़ का लास्ट डे था। मैंने उस दिन ये चीज़ डिसाइड किया था मैं ड्रग्स, इन चीज़ों को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। एंड आज फ़ख्र से कह सकता हूँ मैंने कभी हाथ नहीं लगाया है। जब ये चीज़ बातें आई 12वीं क्लास की, 12वीं क्लास में हर कोई टीचर कहता था इनका पास रिकॉर्ड ख़राब है, या ये इनके क्लासमेट या खासकर मेरा बोलते थे कि ये बंदा लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि इसका एक पास हिस्ट्री है, ये कभी पास हो ही नहीं सकता। दोस्तों, मेहनत करके अगर आप कुछ भी करना चाहे, अगर जिस दिन आपने ये ठान ली कि आपको कुछ बनना है, तो आपको लाइफ में कोई भी इंसान, कोई भी दुनिया की कोई ताकत नहीं छू सकती। दिन रात एक करके मैंने जब एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, आप यकीन नहीं करोगे कि जो मेरे टीचर्स जो कल तक ये कहते थे कि ये नाकारा है, जो कल तक ये कहते थे कि ये कुछ नहीं कर पाएगा, ये फेल, ही इज़ अ फेलियर, लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा, उसी लड़के ने, उसी फेलियर ने 3rd टॉप किया CBSE बोर्ड में। मैं अपने स्कूल में 3rd टॉपर रह चुका हूं जब 12th का ये रिजल्ट आया। उसके बाद उस चीज़ ने मेरा हौसला बढ़ा लिया और एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा ली मेरे फादर में कि नहीं, मेरा बेटा कुछ कर पाएगा या सुधर गया है। तो मैं श्रीनगर आ गया पढ़ने के लिए। एंड उस टाइम भी 2016 की बात है, जब 2016 में पूरा कश्मीर बंद था, तो मेरे पास उस टाइम कुछ करने के लिए था नहीं, मैं क्योंकि मैं डिप्रेस था। यहाँ से एक साइड से मेरी जो फादर की नसीहत थी वो मेरी दिमाग को छू रही थी, और दूसरे साइड से जब मेरी माँ ने मुझे पैदा किया, उस टाइम मेरी माँ के मुंह से जब निकले कि ये बंदा जो है वकील बनेगा, जब मैं पैदा हूँ उस टाइम मेरी माँ के मुंह से निकला था, तो मुझे वो चीज़, उनका सपना जो था वो स्वीकार करना था। उसी टाइम मैंने निर्णय लिया कि मुझे लॉ करना है और लॉ में मैं अच्छे मार्क्स से वकील बनूंगा।
उस टाइम सिम्बोसिस लॉ कॉलेज था उस टाइम, जब मेरे को मौका मिला था वहाँ जाने का, लेकिन मेरे पास उतना पैसा नहीं था। फादर ने कहा भी था मैं ज़मीन बेचूंगा, लेकिन मैंने सोचा अगर यही चीज़ इन लोगों ने ज़मीन बेची तो हमारे पास कुछ बचेगा नहीं। तो मैंने पापा को मना कर लिया कि मैं कहीं और एडमिशन करके, लेकिन आप छोड़िए, मैं कहीं और एडमिशन कर लूँगा। फिर 2016 में जब मेरे को मौका मिला कश्मीर यूनिवर्सिटी में एडमिशन करने का, तो मैंने वहाँ पे एंट्रेंस क्वालिफाई किया। फिर उसके बाद मैंने 5 साल तक BA LLB की डिग्री कश्मीर यूनिवर्सिटी से की। मैंने एक कोशिश कर ली कि मैं कहीं काम ढूंढ लूँ। तो मेरा एक स्टार्ट में एक लिखने का एक पहले से एक मेरा शौक था लिखने का, तो मैं सोशल मीडिया पे ये सब चीज़ें लिखता रहता, क्योंकि तब मौका नहीं मिलता था, कोई प्लेटफॉर्म नहीं था तब मेरे पास कि मैं मीडिया हाउसेस पे या कहीं लिख लूँ। तो मैं सोशल मीडिया पे लिखता रहा। तो एक टाइम मेरे को एक ऑफ़र मिला, एक अखबार ने मेरे को ऑफ़र कर लिया कि ऑनलाइन एडिटर के लिए। तो मैंने वो ज्वाइन कर लिया एंड आई वॉज गेटिंग $5,000 एट दैट टाइम। मुझे याद है मैं एक बार एक दोस्त से बैठा था, तो मेरा दोस्त और मैं बैठा था, तो हम ये डिसाइड कर रहे थे कि हम लाइफ में क्या करेंगे। इस चीज़ ने हमें हर बार एक स्ट्रेस किया। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लाइफ में इट्स ऑलवेज वन। जब आपने स्टार्ट किया होता है, जब मैंने स्टार्ट किया था इट वाज ऑलवेज वन। एक साजिद ने एक पहल की थी एंड उस साजिद के साथ आज एक काफिला है। जब मैंने स्टार्ट किया था मेरे साथ कोई दो नहीं थे, एक था। इट वाज मी हु डिसाइड टू डू समथिंग इन हिज लाइफ। एंड जब मैंने ये सब निर्णय लिया तभी मैं आज वो हूँ जो मुझे होना चाहिए था। एंड मैं आज फ़ख्र से कह सकता हूँ कि जो मुझे चाहिए था वो आज मेरी लाइफ में हर कुछ चीज़ है, मेरे पास है। जब हम बैठे थे, मेरा दोस्त और मैं बैठा था, तो मेरे दोस्त ने मेरे को एक बता दिया कि वेबसाइट खोलते हैं, क्योंकि न्यूज़ का मेरा बीच में शौक आ गया था कि मैंने सोचा था कश्मीर के जो हालात है यहाँ पे जो यूजुअली नेगेटिव चीज़ दिखाते, तो मैं नहीं चाहता था कि कश्मीर को एक नेगेटिव तरीके से या पूरी दुनिया उसको नेगेटिव चीज़ों में देखे। तो हमने ये डिसाइड किया हम ऐसी न्यूज़ एजेंसी खोलेंगे जो कश्मीर की सिर्फ पॉजिटिव स्टोरीज दिखाया करेंगी। मेरा दोस्त बैठा हुआ था, तो ही आस्क मी कि आपकी जेब में कितना पैसा। मैंने कहा 17,000 रुपये मेरे जेब में सेविंग करके है, उसके आगे कुछ नहीं है। उसने कहा काफ़ी है। एंड मैं उस टाइम, मुझे भी याद है जब मैं ट्विटर पे इस चीज़ पे लिखता था, तो मैंने एक बार ट्वीट डाला था कि मुझे ये काम करना है कि हु कैन हेल्प मी। एंड हज़ारों लोग ऐसे आ गए जिनको मेरी स्ट्रगल का पता था, जो मुझे जानते थे। उनने ये कहा, बहुत सारे ऐसे लोग आए जिनको मैंने कभी आज तक देखा भी नहीं था, उनने वॉलंटरी कहा कि हम आपकी वेबसाइट आपको फ्री बना के देंगे। तो उस हिसाब से जब एक दोस्त था जिनसे मैं आज तक भी मिला नहीं हूँ, उनने एक वेबसाइट मेरी क्रिएट करके दी, द रियल कश्मीर नाम से। तो 17,000 जो मेरी थी वो सेविंग आ गई, सिर्फ डोमेन चार्जेस वो सब खरीदना पड़ा। तो मैंने एक जो कैरियर जो शुरुआत है एक फ़ोन से की और एक वेबसाइट और 17,000 और एक छोटे से रूम से की। आज उस रियल कश्मीर जो मैंने एक ऑफिस से स्टार्ट किया, आज पूरे एक ऑफिस सिस्टमेटिक, आज एक घर से स्टार्ट किया। आज एक घर है मेरे पास जिसमें मैं प्रॉपर ऑफिस बनाया हुआ है, जिसमें मेरा स्टूडियो है। एक छोटे से एक रूम से शिफ्ट करके एक स्टूडियो बड़ा मैंने तब्दील में वो किया हुआ है। अगर आप बात कर लिए, जब मैंने आपको कहा स्टार्ट में कहा था कि मैंने स्टार्ट की एक शुरुआत से, दोस्तों एक साजिद ने आज अराउंड 30-40 एम्प्लॉयज़ उसके अंडर आज काम करते हैं, उसकी कंपनी में काम करते हैं। मैंने लाइफ को इस चीज़ में ये सोचना छोड़ दिया था कि लोग मेरे बारे में क्या सोचें। मैं आगे बढ़ता गया, जो मेरी मंजिल है मैं उसको तलाश करते करते आगे बढ़ता गया। जो मेरे फादर की, मुझे उनकी स्ट्रगल पता है, मेरे फादर ने स्ट्रगल की, मैं उनको नीचा कभी नहीं दिखाना चाहता था। मैं हर बार ये चाहता था कि एक बार फ़ख्र से मेरा जो बाप है मेरा नाम लेके कि ये मेरा बेटा है। एंड उस चीज़ पे मैं काम करता रहा। मैं फ़ख्र से ये चीज़ बोल सकता हूँ कि मेरी माँ, जिनने हार्डली मेरे साथ टाइम कुछ स्पेंड किया, लेकिन आज भी इस चीज़ को महसूस करते मेरा बेटा कुछ कर गया। जिस बेटे को दुनिया कोसती थी, आज उस बेटे को आज दुनिया तारीफ़ें कर रही है। दोस्तों आप यकीन नहीं मानेंगे कि जो टीचर्स कल तक ये कहते थे कि ये किसी लायक नहीं है, जो टीचर्स स्कूल लाइफ में मुझे कहते हैं ये कुछ नहीं, ये बंदा लाइफ में कुछ नहीं करे, वो आज मेरे पास जॉब के लिए आते हैं। मैं एक सर्वाइवर रहा हूँ, खुद एक टेरर अटैक का, जिसमें मैं आज भी आपके सामने जीवित हूँ। उस चीज़ से मैं बच चुका हूँ। बहुत बार अटैक भी हो चुका है, लेकिन फिर भी आपके सामने आज बात कर रहा हूँ। जिस दिन आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, जिस दिन आपने इस चीज़ के बारे में सोचना छोड़ दिया, उस दिन आपकी मंजिल बदल जाएगी। अगर आप गरीब पैदा हुए तो ये आपकी गलती नहीं, लेकिन आप गरीब अगर मर गए ये आपकी गलती है। तो मैंने इस चीज़ पे लाइफ में फोकस बनाया और आज भी इस चीज़ पे डटा हूँ कि दो कंपनी से 3 कर लूँगा, 3 से 300 कर लूँगा और एक दिन ऐसा करके रहूँगा। जो लोग कल तक मुझे ये चीज़ कहते हैं ये लाइफ में कुछ करेगा नहीं, उनको ये दिखा के रहूँगा ये बंदा कुछ कर पाया है और ये बंदा कुछ करेगा और करेगा ही सही। और मुझे इतना खुद पे कॉन्फिडेंट है। लाइफ को मैंने इतना तराशा है, लाइफ में मैंने इतनी स्ट्रगल देखी है, उतार चढ़ाव देखा है। मुझे पता है उस उतार चढ़ाव मेरे को इतना मजबूत करके रखा है, दुनिया की कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकती। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं।
और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। जोश टॉक्स अब स्पॉटिफाई एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट है, जिसके साथ जोश टॉक्स की सभी कहानियाँ ऑडियो फॉर्मेट में अपलोड होंगी केवल स्पॉटिफाई पर। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप जोश टॉक्स पॉडकास्ट को फॉलो कर सकते हैं और सुन सकते हैं ऐसी कई प्रेरणादायक कहानियाँ सिर्फ स्पॉटिफाई पर।